सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 28 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खबरों के बीच मुख्य खबर आती है कि पाठ्यपुस्तकों से मुगल सल्तनत बाहर, महाकुंभ को जोड़ा गया है। तीसरे देशों के जरिए भारत पाकिस्तान में सालाना 10 अरब डॉलर का कारोबार, जो कि अपने आप में एक बड़ी राशि है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने कहा कि भारत कंपनियां इन बंदरगाहों पर सामान भेजती हैं, जहां एक स्वतंत्र कंपनी खेप को उतारती है और उन्हें बांडेड वेयरहाउस में रखती है। यह माल को ट्रांजिट के दौरान शुल्क का भुगतान किए बिना रखा जा सकता है। थिंक टैंक ने कहा कि इसके बाद माल के लेबल और दस्तावेजों को मूल देश से अलग दिखाने के लिए संशोधित किया जाता है। ऐसे में लगता है कि माल किसी तीसरे देश से आ रहा है। जी, मैं आपको बताऊँ क्या होता है। कई देश ऐसा करते हैं, कई देश करते हैं ऐसा। जैसे कि अब देखिए, यूएसए ने क्या करा है कि यूएसए ने चाइना पे अब टैरिफ वगैरह लगा दिया है। तो चाइना ने क्या कहा, ठीक है आप टैरिफ लगा दो, हम आपका सामान भेजेंगे ही नहीं। मगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाइना अपना पूरा कारोबार रोक देगा। चाइना ने इस समय वियतनाम में और अन्य छोटे छोटे देशों में इतने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिए हैं कि अब चाइना इनके थ्रू भेजेगा, क्योंकि वियतनाम में सबसे कम टैरिफ लगाए जा रहे हैं। और वियतनाम पे यूएस कहीं भी टैरिफ नहीं लगाएगा, क्योंकि वियतनाम वॉर के बाद से वैसे ही यूएस ने वहाँ पे इतना हालत ख़राब कर दी थी कि थोड़ी सी रियायत दे रखी है वियतनाम को। चाइना वियतनाम के रास्ते माल को असेंबलिंग करा के, मैन्युफैक्चरिंग करा के यूएस भेज रहा है। ऐसा कई कई देश करते हैं, ऐसा कई देश करते हैं ऐसा। तो इसमें भी कोई नई खबर नहीं है। भारत भी पाकिस्तान का कई कारोबार करता है, एक अन्य देश के थ्रू दुबई या सिंगापुर, श्रीलंका के माध्यम से होते हुए ट्रेड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संवाद की इस क्रम में रहने वाला है अपराध की गति, फिर कबूल नाकबूल, बीमारियों के आगे हारती दवाइयाँ। अपराध की गति देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद होती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की तस्वीर बाकी जगहों के मुकाबले बेहतर होगी और यहाँ अपराध की दर कम होगी। लेकिन दिल्ली में आज मामूली से लेकर जघन्य अपराधों तक की जैसी तस्वीर दिख रही है, उससे स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यह बहुत सारी कमियां हैं। विचित्र है कि अपराधों की दर पर सवाल उठने पर दिल्ली और केंद्र के बीच जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश होने लगती है और इस तरह समस्या पर काबू पाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जाती। ये तो है, दिल्ली इसमें क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब किसी समस्या के हल की सबसे पहले उस हकीकत और उसमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब केंद्र सरकार ने ये माना कि दिल्ली में अपराध की स्थिति चिंताजनक है और इससे निपटने के लिए अदालती सुनवाई में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस स्थिति से अवगत कराया कि दिल्ली में 95 खूंखार तस्करी गिरोह की पहचान की गई है। पिछले 10 वर्षों में 5200 से ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें हत्या, मादक पदार्थ और हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। सवाल है कि अगर केंद्र सरकार को समस्या और उसके स्वरूप के बारे में पूरी जानकारी है, तो उस पर काबू पाने के लिए उपाय निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली कानून व्यवस्था और पुलिस महकमे की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। ऐसे में जवाबदेही से बचने या आरोप प्रत्यारोप के बजाय ज़रूरत इस बात की है कि अपराधियों के बीच खौफ पैदा करने के लिए पुलिस प्रशासन को सक्रिय और चौकस रखना सुनिश्चित करने के समानांतर ही शासन के अन्य मोर्चे पर ठोस सुधार किए जाएं, ताकि समाज में आपराधिक प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई जा सके। इसमें दर्ज अपराधों की अदालत में सुनवाई में तेज़ी एक जरूरी पहल है। मुकदमों के अत्यधिक बोझ की वजह से ज़्यादातर मामलों की सुनवाई में देरी होती है। जाहिर है, कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी जवाबदेही के साथ साथ इस समस्या के लिए भी समर्पित न्यायालय परिसरों की ज़रूरत है। जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा से ही देश की ज़रूरत रही है, एक अच्छा इम्प्रूव्ड जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ साथ ही पुलिसिंग को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। और सबसे चुनौती की बात तो ये है कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, सीधे एमएचए के अंडर आती है, गृह मंत्रालय के अंडर आती है। तो वहाँ पे भी इतने खूंखार अपराधी आज भी एक्टिव हैं और क्राइम रुक नहीं रहा है। अगला संपादकीय बीमारियों के आगे हारती दवाएं। यहाँ हम बात करने वाले हैं, अखिलेश आयुर साहब ने एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में आज डिस्कशन करा है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं। विश्व संगठन डब्ल्यूएचओ के ने रोगाणु रोधी प्रतिरोधी यानी AMR
एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध को मानवता के सामने शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में से एक घोषित किया है। एएमआर तब होता है जब बैक्टीरिया, विषाणु और कुछ परजीवी जैसे सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक्स जैसे रोगाणुरोधी द्वारा मारे जाने का प्रतिरोध करने के लिए तंत्र विकसित करते हैं। इस प्रकार संक्रमण और बना और दूसरों में फैलता रहता है। जीवाणुरोधी घटक का तेजी से दुनिया के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के रूप में उभरने के साथ जलवायु परिवर्तन के बाद दूसरे स्थान पर डायग्नोस्टिक स्टीवर्डशिप यानी दवाओं के उचित प्रयोग की भूमिका को ना समझना। देखिए आजकल क्या हो गया ना, दवाइयाँ खा लेते हैं, कहीं से भी ले आते हैं, मेडिकल स्टोर से ले आते हैं, एक पूरा कोर्स पूरा नहीं करते हैं, जो सर्टेन डेज का कोर्स होता है, अनाप-शनाप दवाइयाँ खाते रहते हैं। इससे क्या डेवलप हो रही है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एएमआर, मतलब कि बॉडी उसके खिलाफ अब काम करना बंद कर देगी एक टाइम के बाद। एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है और अगली बार अगर वो समस्या आएगी, वो बीमारी आपके पास आएगी तो दवाइयाँ काम नहीं कर पाएँगी उस पे। दवाओं का उपयुक्त और बेहतर इस्तेमाल का तरीका और उसके गुण दोष को ना जानने की वजह से शरीर कई तरह की बीमारियों का घर तो बनता ही है, वह दवाएं भी काम करना बंद कर देती हैं जो शुरुआत में बेहतर असर कर रही थी। ये समस्या दुनिया भर में है। संगठन के मुताबिक ये वैश्विक स्वास्थ्य खतरा व्यापक स्तर पर बढ़ने की आशंका है। दुनिया के सभी मुल्कों को प्राथमिकता के तौर पर इस पर गौर करना चाहिए। कोरोना के वक्त कोविड-19 का महज लक्षण के आधार पर इलाज होने के बावजूद लाखों की संख्या में लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका, इटली, चीन और भारत प्रमुख देश से थे जहां कोरोना का असर व्यापक था। तभी से ये लगने लगा था कि भविष्य में नई बीमारियों की वजह से उपयुक्त दवाओं के ना मिलने या दवा का असर मामूली होने की वजह से हर वक्त लोगों में दहशत बनी रह सकती है। जीवाणुरोधी घटक की जटिलता का अनुमान इससे लगाया जाता है कि रोगाणुरोधी दवाओं के प्रतिरोध विकसित होने या हो जाने के बाद संक्रमण का इलाज करना मुश्किल या कभी-कभी असंभव भी हो जाता है। ज़ाहिर तौर पर बीमार व्यक्ति उपयुक्त इलाज के अभाव में धीरे-धीरे तड़प कर दम तोड़ देते हैं। देखा जाता है कि एलोपैथी में ऐसी अनेक दवाएं हैं जो एक सीमा के बाद काम करना बंद कर देती हैं। नई बीमारियों के इलाज में नई दवाएं कितनी कारगर होंगी, यह उनके इस्तेमाल के बाद ही पता चलता है। अब चिंता इस बात की है कि कोविड-19 के बाद दुनिया में दहशत पैदा करने वाली नई-नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। कभी इनकी शुरुआत चीन से हुई, तो कभी अफ्रीकी देशों से। लेकिन दुनिया के तमाम देशों में इनकी प्रति दहशत का एक माहौल थोड़े ही दिन में बन जाता है। ऐसे हालात दुनिया में शायद कभी नहीं रहे जैसे आज है। दुनिया बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। और उतने चैलेंजेस आपकी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए बढ़ने वाले हैं। लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 19 में 40,19,000 मौतें रोगाणुरोधी प्रतिरोध से जुड़ी थीं। अध्ययन बताता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन के किसी भी चरण में जीवाणुरोधी तत्व असर डाल सकते हैं। यह इतनी तेजी से विकसित हो रहे हैं कि नए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स विकसित होने की गति से भी आगे निकल गए हैं। अध्ययन बताता है कि व्यापार और यात्रा के माध्यम से वैश्विक संपर्क बढ़ने के साथ विकसित एएमआर दुनिया भर में फैलने की आशंका बढ़ गई है। यदि हम रोगाणुरोधी प्रतिरोध का सामना नहीं करते हैं तो नियमित चिकित्सा प्रक्रिया और शल्य चिकित्सा सुरक्षित रूप से करने की क्षमता भी खो देंगे। जीवाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है या एएमआर जब जीवाणु, विषाणु और कवक और परजीवी समय के साथ स्वाभाविक रूप से उत्तर परिवर्तित होते हैं और आधुनिक दवाओं से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है। नतीजतन मानक एंटीबायोटिक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं और संक्रमण बना रहता है, जिससे रोगी के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में कई दवाओं की कीमत आम आदमी की हैसियत से बाहर होती हैं। इनसे बीमारियाँ लगातार बढ़ती जाती हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोधक दवाओं की कीमत बहुत ज़्यादा है और इसके मानव जीवन के नुकसान के रूप में मापा जा सकता है। एएमआर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरे भारत के लिए, विश्व के लिए भी चैलेंज है। भारत के लिए भी है इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग बहुत ही बेकार तरीके से अनशेड्यूल्ड दवाइयाँ खाते हैं, मेडिकल स्टोर से ले आते हैं, डॉक्टर कंसल्ट नहीं करते हैं, पूरा कोर्स नहीं करते हैं। अगर हमारी तबीयत ठीक होना शुरू होता है तो हम कोर्स बंद कर देते हैं उसका। मतलब 7 दिन का कोर्स है दवाई का, हमारी तबीयत रिकवरी करना शुरू कर दी, 4th डे पे मान लीजिए हमको रिकवरी होना शुरू हो जाती है, हम फिर दवाई बंद कर देते हैं। भारतीय चिकित्सा क्षेत्र में कई तरह की संगतियाँ और जटिलताएँ हैं। क्षेत्र का पूरा तंत्र ही भ्रष्टाचार में अंकट डूबा है।
गौरतलब है दवाओं का भारत में बहुत ज़्यादा बड़ा बाज़ार है। यहाँ मनमाने ढंग से वैध दवाओं के दाम तय होते हैं। इसी के साथ नकली दवाओं के कारोबार से करोड़ों लोग अनायास बीमार हो और मौत के मुंह में समा रहे हैं। ये नकली दवाएं 10 से 500 गुना महंगी तो है ही, मरीज का इलाज करने में भी असफल रहती हैं। पिछले 4 वर्षों में करोड़ों लोग एएमआर के कारण बीमार हुए हैं और लाखों लोग मौत के शिकार हुए। गौरतलब है कि एएमआर से पीड़ित लोगों के लगातार दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। दवा लेते रहने के बावजूद लोगों की बीमारी ख़त्म नहीं होती है। एएमआर एक चैलेंज है अपने आप में। और देखते हैं स्वास्थ्य विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन कैसे इसको निपटता है। आगे देखते हैं। खेल जगत और अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसी विशेष खबर है नहीं। पोप फ्रांसिस जी का निधन हो गया था, तो उनको उन्हीं के वेटिकन सिटी के निकट थोड़ा सा बाहर जाके दफनाया गया है उनकी इच्छा के अनुसार। कोई बड़ा भारी समारोह नहीं करने के लिए उन्होंने कहा था। और पोप फ्रांसिस सर का निधन हो चुका है। अब नए पोप चुने जाएंगे वेटिकन सिटी में, तो उसके लिए एक पूरी सेरेमनी होती है, इसे कहते हैं कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव होती है, इसमें क्या होता है, बंद दरवाज़ों के पीछे बड़े बड़े पोप हैं, बड़े मतलब पोप तो नहीं, बड़े पादरी, कार्डिनल्स, फादर्स जो होते हैं और उनके जो प्रीस्ट होते हैं क्रिश्चियंस में, ये सब बंद दरवाज़ों में डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए। और बाद में जब नेम फाइनलाइज हो जाता है, तो एक बाहर चिमनी सी लगी हुई है, उसमें वाइट कलर की स्मोक आती है। वाइट कलर की स्मोक, वो मतलब इशारा होता है कि अब पोप नए चुने जा चुके हैं। फिलहाल इसी साथ आज के लिए इतने रखते हैं। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ।